तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप। चलिए आज हम पढ़ते हैं पॉलिटी यानी कि राजनीतिक शास्त्र, है ना, क्लास 10 के चैप्टर 1 के कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि सत्ता किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। यानी कि हमें दो ऐसी बातों को बताना है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। यानी कि तो पहला चीज़ कि हमारे संविधान में कहीं भी वो चीज़ का जिक्र नहीं किया गया है धर्म और जाति का। यानी कि हमारा संविधान बताता है कि भारत का कोई विशेष धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को बराबर मान्यता देता है। और दूसरी चीज़ है कि भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति कभी भी किसी भी समय कोई भी धर्म को अपना सकता है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य के आपकी दो चीज़ें आपको हमने बता दिया कि संविधान में कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई है कि भारत को कोई विशेष धर्म को मान्यता देता हो। और दूसरी चीज़ है कि भारत का कोई भी आदमी किसी भी धर्म को कभी भी मान सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है। विकेंद्रीकरण का मतलब समझ रहे हैं ना, कि सत्ता को बांट के चलाना, अकेले ना चला के सत्ता को बांट कर चलाना ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं कि रंग भेद की नीति क्या है। तो रंग भेद की नीति क्या है, तो चमड़ी के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करना, यानी कि काले और गोरों के साथ भेदभाव करना रंग भेद की नीति कहलाती है। यानी कि कोई काला है कोई गोरा है ना, अब नहीं देखते हैं कि वो गोरा आदमी काला को हंस देता है, काला कलूटा जा रहा है, ये सब गलत चीज़ है। तो इसी को हम रंग भेद की नीति कहते हैं। नेल्सन मंडेला जी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाया था, पता है ना। चलिए भारत में सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। तो भारत में सत्ता की साझेदारी का मतलब समझ रहे हैं ना, कि भारत की सत्ता है उसमें सभी लोगों को पूर्ण रूप से भाग लेने का अधिकार दिया गया है। यानी कि भारत का कोई भी नागरिक सत्ता में भाग ले सकता है, उसे चला सकता है। ठीक है, तो भारत में सत्ता में कोई भी भारत का व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो वो भाग ले सकता है, चला सकता है, देख रेख कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या सामाजिक विभाजन राजनीतिक शक्ल ले लेती है, यानी कि राजनीतिक शक्ल अख्तियार कर लेती है। तो हाँ, हम समाज को जब बांटते हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ी समस्या राजनीतिक स्तर पे होती है। आज हम सामाजिक बंटवारा कर देंगे तो सिर्फ हमारे लिए समस्या नहीं होती है, ये पूरे देश के लिए एक समस्या बन जाती है। तो सामाजिक विभाजन सिर्फ लोगों के लिए नहीं बल्कि एक राजनीति के लिए भी समस्या बनती है, और यह राजनीति का रूप ले लेती है। तब न देखते हैं कि लोग अपने जात को चुनते हैं तो यार धीरे 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 जाते जाते राजनीति का रूप ले लेती है। तब न कहते हैं कि सहनी भाई है, कुशवाहा भाई है, ठीक है, यादव भाई है, ठीक है, तो ये राजनीति का रूप ले लेती है। और हमारे देश के बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण यही है, सामाजिक विभाजन। चलिए हो गया। तो अगर हमें सामाजिक विभाजन को अगर दूर कर दे तो हमारा देश का विकास 2 गुने 3 गुने रफ्तार से हो जाएगा। लेकिन ऐसा कब संभव होगा पता नहीं है, क्योंकि जब भी इलेक्शन आता है तो हम अपने जात को चुनने लगते हैं, यानी कि जाति और राजनीति को एक साथ जोड़ देते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता क्या है। तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता क्या है, तो याद रखिएगा कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कई तरह की भाषाएं बोली जाती है, कई तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं, फिर भी उन लोगों के अंदर एकता की भावना है। यानी कि वो लोग सिर्फ अपने देश से प्यार करते हैं। उनकी भाषा क्यों ना अलग हो, उनकी संस्कृति अलग हो, उनका बोल चाल रहन सहन सब अलग हो, फिर भी उनको एक चीज़ से प्यार है, वो है देश और देश की संस्कृति। इसी को हम बोलते हैं राष्ट्रीय एकता और अखंडता। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, मांगे कब आसान हो जाती है। मांगे कब आसान हो जाती है, तो याद रखिएगा मांगे तब आसान होती है जब संविधान के दायरे में होती है। जब कोई भी चीज़ मांगा जाए और संविधान के दायरे में हो तब वो आसान हो जाती है, सरकार के लिए भी और जनता के लिए भी। चलिए अगला है, जाति व्यवस्था पर। जाति व्यवस्था अब कुछ कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि कहने का मतलब जाति व्यवस्था अब धीरे धीरे क्या ख़त्म हो रही है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि हाँ, ये जाति व्यवस्था धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। यानी कि जात को वोट नहीं देते हैं, जात के पीछे नहीं भागते हैं। अब धीरे धीरे ये कड़ी कमज़ोर हो रही है। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ख़त्म हो गया। सिर्फ कमज़ोर हो रही है, सिर्फ कमज़ोर हुआ है, लेकिन यह ख़त्म नहीं हुआ है।
चलिए, तो चुनाव में जातीय ह्रास देखने को मिलता है, अगला क्वेश्चन है, चुनाव में जातीय ह्रास देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, चुनाव में जातीय ह्रास देखने को मिलता है, यानी कि जाति के आधार पे ही लोग यानी कि चुनते हैं नेता को, अपने जात को ही वोट देते हैं। तो उस परिस्थिति में क्या होता है, अपने जात को जब हम वोट देते हैं तो अच्छे नेता को खो देते हैं। हम जात को तो चुन लेते हैं, लेकिन बाद में वही मेरा जात लात मार के भगा देता है। तो इसलिए कभी भी अपने जात पे मत जाइएगा, जब भी चुनाव आए तो एक योग्य व्यक्ति को वोट दीजिएगा जो आपके देश के, आपके राज्य के, आपके जिले के, ग्राम का विकास कर सके। अगला है लैंगिक असमानता। क्या है लैंगिक असमानता का मतलब समझ रहे हैं ना, बेटे और बेटियों के बीच भेदभाव करना। घर में बेटी और बेटा का जब जन्म होता है तो वहीं से लैंगिक असमानता की शुरुआत होती है। जब वो बड़े होते हैं तो साथ में तो पढ़ते हैं, लेकिन बेटा जब बड़ा होता है ना, जब हायर सेकेंडरी के लिए वो बाहर जाता है, अमेरिका जाएगा पढ़ने, ठीक है, इंग्लैंड जाएगा पढ़ने, लेकिन बेटी घर में ही रहेगी और घर से ही पढ़ाई करेगी, या जब उसकी उम्र हो जाएगी तो शादी कर दी जाएगी। तो क्या बेटियों को अधिकार नहीं है क्यों कहीं जाके पढ़े? तो बेटे और बेटियों के साथ भेदभाव किया जाता है, यानी कि बेटियों के लिए वो सारी सुविधा उपलब्ध है बेटों के लिए, लेकिन बेटियों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। देखिए, मेरे कहने का अर्थ है कि बेटियों के लिए सुविधा है, लेकिन उसे उतनी छूट नहीं दी जाती जितने बेटे को दी जाती है। तो चलिए, धीरे धीरे इसमें बदलाव नज़र आ रहा है। शहर के लोग जागरूक हो गए, बेटा बेटी को समान मानते हैं। गांव में ये प्रथा अभी भी कुछ हद तक अभी ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धर्म और राजनीतिक में क्या संबंध है? तो याद रखिएगा, धर्म और राजनीति का गहरा संबंध है। जहिया धर्म और राजनीतिक दोनों अलग हो जाएगा तो यह याद रखिएगा, कोई भी देश, हमारा भारत ही क्यों ना हो, बहुत तरक्की करेगा, बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि धर्म और राजनीतिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।